अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से हम अपना पहला सबक शुरू करेंगे 12वीं जमात का। और इस सबक में हम लोग यूरोप में जो निशात-उस-सानिया हुआ और साइंस ने जो तरक्की की है उससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन ये सबक शुरू करने से पहले हमें चंद चीज़ों को जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि ये जो दुनिया है, तो इस दुनिया के अंदर 7 बर्र-ए-आज़म पाए जाते हैं, जिसमें से जैसे एशिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्र-ए-आज़म माना जाता है। तो एशिया है ये, उसके अलावा दूसरा बर्र-ए-आज़म जो है यूरोप, यूरोप के बाद अफ्रीका, फिर शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये बर्र-ए-आज़मों के नाम हैं। अब ये बर्र-ए-आज़म क्या होता है? बर्र-ए-आज़म ज़मीन का वो बड़ा इलाका जो बहुत सारे ममालिक से मिलकर बनता है, उसे बर्र-ए-आज़म कहते हैं। तो इस तरह से ये 7 बर्र-ए-आज़म दुनिया में पाए जाते हैं। तो इन बर्र-ए-आज़मों में सबसे पहले हम यूरोप के बारे में देखेंगे। आपको ये लेक्चर देते वक्त हम साथ साथ कुछ तस्वीर आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, जो कि मैप्स और कुछ इमेजेस पर मुश्तमिल हैं। तो आपने लेक्चर के साथ साथ उन तस्वीर और मैप का भी मुताला करना है। तो ये जो हमारा पहला सबक है ये यूरोप के ताल्लुक़ से है, और यूरोप में जो निशात-उस-सानिया आया और वहाँ पर जो साइंस ने तरक्की की है उससे मुताल्लिक़ है। अब यूरोप में निशात-उस-सानिया का मतलब क्या होता है? निशात-उस-सानिया जिसे हम अंग्रेज़ी में रिनाइसेंस कहते हैं। रिनाइसेंस का मतलब होता है एक नए दौर की शुरुआत, यूँ समझ लें, एक नई तब्दीली, एक नया तगय्युर, एक ऐसी इस्लाह जो हर लिहाज से है, यानी सियासी, समाजी, माशी, मजहबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, हर लिहाज से है। तो इस सबक में हम यही पढ़ने वाले हैं। इस सबक में कुल 7 पॉइंट्स हैं, उन 7 पॉइंट्स का हम मुताला करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है यूरोपी सलीबी जंगें और उसके दूररस नताइज। दूसरा है यूरोप में निशात-उस-सानिया का दौरानिया। तीसरा है साइंस की तरक्की, मुख्तलिफ़ शोबों में साइंसी इजादात, ये चौथा पॉइंट है। पाँचवा पॉइंट है जोग्राफ़ियाई दरियाफ़तें और तहक़ीक़, यानी खोज लगाना, हकीकत का पता करना। और छठा पॉइंट है सनअती इनक़लाब, और सातवां पॉइंट है माशी कौम परस्ती। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना है कि तारीख़ के अदवार क्या हैं। अदवार जिसे जो के दौर की जमा है, दौर को अहद भी कहते हैं और उसके अलावा ज़माना भी कहते हैं। हमने देखा है कि तारीख़ दरअसल वाक़यात जो माज़ी में गुज़र चुके हैं उनकी तरतीब का नाम है और उनके मुताल्ले का नाम है। तो तारीख़ दरअसल कुछ और नहीं, माज़ी में हुए वाक़यात की तरतीब, सिलसिलेवार तरतीब का नाम है तारीख़। अब ये जो तारीख़ के वाक़यात गुज़रे हैं, ये वाक़यात को हम एक साथ तो मुताला नहीं कर सकते हैं। इसीलिए माहिर तारीख़दानों ने ये तारीख़ को 3 हिस्सों में तक़सीम किया है, जैसे अहद कदीम, अहद वस्ता, अहद जदीद। ये जो निशात-उस-सानिया का दौर दुनिया में गुज़रा है, ये अहद वस्ता से ताल्लुक़ रखता है। 11वीं जमात में जो हमने तारीख़ की मालूमात हासिल की थी वो अहद कदीम और अहद वस्ता से थी, और अब जो हम 12वीं जमात में मालूमात हासिल करने वाले, तारीख़ का मुताला करने वाले, ये अहद वस्ता से लेकर अहद जदीद तक है। तो यूरोप इस बर्र-ए-आज़म में अहद वस्ता का दौर अब ख़त्म हो रहा था, और इस दौर में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की हो रही थी। ये मुख्तलिफ़ शोबे कौन से ज़िंदगी के? सियासी, समाजी, माशी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती, मजहबी वग़ैरह, इसमें तरक्की हो रही थी। यूरोप ने नामालूम ज़मीनें दरियाफ़्त कर ली थी। नामालूम यानी अभी तक जो ज़मीनों पर हमारी पहुँच नहीं हो पाई थी। जैसे अमेरिका को हम पहले से नहीं जानते थे, इंडिया तक पहुँचने के लिए जो समंदरी रास्ता था उसे हम नहीं जानते थे। तो अब यूरोप ने यहाँ से शुरुआत की थी नई वो ज़मीनों की दरियाफ़्त करने के लिए जो लोग उससे वाकिफ़ नहीं थे, और वहाँ पर उन्होंने नक़्ल मकानी की। नक़्ल मकानी से मुराद वो वहाँ पर चले गए, माइग्रेट कर गए, शिफ्ट कर गए, हिजरत कर गए, और मजहबी इस्लाहात की। तो वहाँ पे जो मजहबी रस्म रिवाज, रिवायतें राइज थी, तो उसमें कुछ इस्लाहात की। ये सब काम किसने किया है? यूरोप ने किया है। जदीद दौर में, जदीद दौर जिसे हम मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं, उसकी बुनियादें दरअसल अहद वस्ता में ही रख दी गई थी। इस तरह इस दौर को निशात-उस-सानिया या रिनाइसेंस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि नौ विलादत, यानी कि रीबर्थ। इस दौर में कदीम यूनानी आर्ट,
फ़न तामीर की रोमन में रिवायात, फ़लसफ़ा, तामीरात को ज़िंदा किया गया। यानी जब हम अहद वस्ता से अहद जदीद में जा रहे थे तो हमने जो कदीम यूनानी फ़न था, जो यूनान हम सभी जानते हैं कि दुनिया में कदीम तहज़ीबों में यूनान की तहज़ीब जो है वो बहुत अहम मानी जाती है। तो यूनान के का जो आर्ट था, फ़न था, जो फ़न तामीर था, यानी तामीरात का तरीक़ा था, रोमन रिवायात थी, फ़लसफ़ा था, तो इन सब को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिशें की गई। निशात सानिया ने बहुत से शोबों में मजमूई तरक्की देखी है। निशात सानिया चूँकि किसी एक शोबे में तरक्की का नाम नहीं है, निशात सानिया में तो बहुत सारे जो ज़िंदगी के शोबे जो हमने अभी आपको बताए हैं उन सब में तरक्की होती है, तभी एक तब्दीली आती है। तो ये जब निशात सानिया आया तो दरअसल ये एक नए दौर का आगाज़ था, नए दौर की शुरुआत थी। तो अब इस नए दौर के आगाज़ में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में जो सलेबी जंगें हुई हैं और उसके क्या नताइज हुए हैं। तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये सलेबी जंगें क्या होती हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसके नताइज पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं यूरोपियन क्रूसेड एंड इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो आप सभी जानते हैं कि दो बड़े शहर दुनिया में बहुत मशहूर हैं। एक का नाम है यरूशलेम, जिसे हम जेरूसलम कहते हैं, और बैतुल मुक़द्दस, जिसे हम बैतलहम कहते हैं। ये दो बड़े अहम शहर हैं जो यहूदी और ईसाइयों और मुसलमानों के लिए इक्वली मुक़द्दस हैं। सभी इसे मुक़द्दस मानते हैं। जब 11वीं सदी थी तो ये शहर जो था वो इस्लामी हुक्मरानी के मातहत थे। ये जो शहर थे ये इस पर मुसलमानों की हुकूमत थी। यूरोप में ईसाई मज़हब ये आम है। ईसाई आप सभी जानते हैं, ईसाई का मतलब होता है क्रिश्चियनिटी। तो जो ये ईसाई है इसकी तरफ से यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस के लिए बहुत सारी जंगें लड़ी गईं। उनका ये मानना था कि क्योंकि वो उनके लिए भी अहम था, उनके लिए भी वो मज़हबी मकाम था, तो इसी वजह से वो उस पर अपना कब्ज़ा चाहते थे ताकि इन शहरों पर उनकी दोबारा गिरफ्त हो जाए। ये जो जंगें हुई हैं जो यूरोप के ईसाइयों ने यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े के लिए लड़ी हैं, उन्हें सलेबी जंगें कहा जाता है, क्रूसेड के नाम से जाना जाता है। अब ये सलेबी जंगों की हिमायत कैसे की गई ये और इसमें कौन कौन शरीक थे, तो यूरोप के आम लोग इस जंग के ख़्याल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे क्योंकि ये एक मज़हबी जंग है और हर इंसान जो है वो मज़हब के लिए अपने ख़ास एहसासात रखता है। तो इसीलिए यूरोप के आम लोग भी इस जंग के ख़्याल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और वो इस जंग का यानी क्रूसेड का जो सलेबी जंग था जंगें थी उसका हिस्सा बनना चाहते थे क्योंकि इन जंगों का मकसद क्या था, मज़हब। तो जो कैथोलिक चर्च के पोप थे, जो आला अथॉरिटी थी, उन्होंने ऐलान किया था कि जो सलेबी जंग में लड़ता है तो उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और वो फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब ये कैथोलिक चर्च क्या है? क्रिश्चियनिटी में भी, ईसाई मज़हब में भी फ़िरके पाए जाते हैं जो दो फ़िरकों पर मुश्तमिल हैं, ख़ास तौर से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो हैं ये कदीम ईसाई तालीमात पर अमल करते चले आ रहे हैं, ऐसे लोग हैं, और प्रोटेस्टेंट उन्हीं में से निकले हुए वो लोग हैं जिन्होंने जो कदीम तालीमात थी उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी हैं, तो वो प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। तो ये जो कैथोलिक चर्च के जो पोप होते हैं वो सबसे बड़े ये समझ ले कि आलिम माने जाते हैं या वो सबसे बड़े ऐसे अथॉरिटी होती हैं कि जिनके अहकामात पूरी ईसाई दुनिया मानती है। तो ये जो पोप थे उन्होंने कहा कि सलेबी जंगों में अगर हम हिस्सा लेते हैं, ईसाई लोग अगर हिस्सा लेते हैं तो उनके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे और वो फ़ौरन जन्नत में चले जाएंगे। इसकी इस तरह से उन्होंने ईसाइयों को राग़िब किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सलेबी जंगों में हिस्सा लें। उसका नतीजा क्या निकला कि बहुत सारे जो लोग थे वो सलेबी जंगों में बेसाख्ता तौर पर बड़ी तादाद में शिरकत करने लगे। इसके अलावा यूरोप में सियासी और माशरती हालात भी ऐसे बन गए कि जिसकी वजह से ये जंगों का आगाज़ हो गया और ये जंगों की वजूहात भी बन गई। तो सलेबी जंगों की वजह क्या बनी? दो चीज़ें। एक तो ये कि जो यूरोपी ईसाई थे उन्हें ये कहा गया पोप की जानिब से कि अगर वो इस जंग में हिस्सा लेते हैं तो उनके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे और वो फ़ौरन जन्नत में चले जाएंगे। और दूसरी वजह ये बनी कि जो वहाँ के सियासी हालात थे यूरोप के और जो माशरती हालात थे उनकी वजह से ये सलेबी जंगों का आगाज़ हुआ।
رومن کا جو شہنشاہ ہے آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں، وہ سیریا اور ایشیا یہ اقلیت کو اپنی حکمرانی کے ماتحت لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اقلیت سے مراد جو کم تعداد میں ہوتے ہیں، تو یہاں پر مسلم جو تھے وہ کافی تعداد میں تھے، تو یہ جو علاقے تھے سیریا اور ایشیا کے، تو انہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے ساتھ رومن شہنشاہ چاہتے تھے کہ وہاں پر اپنے ساتھ میں انہیں شامل کر لیں۔ تو وینس کے جو امیر تاجر تھے، یہ یورپ میں اٹلی کا شہر وینس کے امیر تاجر اور سوداگر اور جینیوا اور اٹلی کے 2 تجارتی مراکز وسطی ایشیا مارکیٹ میں ان کی تجارت قائم کرنا چاہتے تھے۔ وسطی ایشیا میں آ کر یہ اپنی تجارت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہاں پر انہیں ایک بڑا بازار بھی ملتا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس طرح اپنی مفادات کے لیے حکمرانوں اور امیر تاجروں نے صلیبی جنگوں کی حمایت کی۔ پہلی صلیبی جنگ جو ہے وہ سن 1096 میں شروع ہوئی۔ دوسری صلیبی جنگ کا مطالبہ کرتے ہوئے پوپ یوجین تھرڈ نے مدد کے لیے فرانس کے بادشاہ لوئی سیونتھ کو کنگ لوئی سیونتھ اور جرمن کے بادشاہ کنگ کونارڈ تھرڈ کو دعوت دی۔ بالآخر صلیبی حملوں کو ترکوں نے شکست دی، یعنی یہ جو صلیبی جنگوں کے لیے جو حملے ہو رہے تھے، تو جو ترکی لوگ تھے وہ انہوں نے اسے شکست دی۔ سن 1187 میں صلاح الدین ایوبی جو مصر کے سلطان تھے، انہوں نے صلیبی جنگ کو شکست دی اور یروشلم کو فتح کر لیا۔ تاہم صلیبی جنگیں اس کے بعد نہیں رکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ صلیبی جنگیں جو ہیں وہ 9 صلیبی جنگیں لڑی گئی ہیں۔ یروشلم اور آس پاس کا علاقے پر اسلامی حکومتوں کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ صلیبی جنگیں جو ہوئی ہیں اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد صلیبی جنگوں کی ناکامی کی کیا وجوہات ہیں؟ تو عیسائی جو ہیں وہ صلیبیوں کی ناکامی کے لیے پوپ کے رویے اور یورپی حکمرانوں سے منسوب کیا جاتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ پوپ کے رویے کی وجہ سے اور جو یورپی حکمران تھے یہ اس کے ذمہ دار تھے، جس کی وجہ سے صلیبی جنگوں کی ناکامی ہوئی، جنہوں نے بنیادی طور پر اپنے ذاتی مفاد کے لیے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا۔ وہ اپنے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے تھے بلکہ وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ان کا ریزن ہے، وجہ ہے، جیسے عام لوگوں کے درمیان ان کا اعتماد کھو گیا تھا۔ پوپ اور یورپی بادشاہوں کے درمیان تنازع، پوپ اور جرمن بادشاہوں کے درمیان اختلافات، اور بیزنٹائن جسے ہم بازنطین کہتے ہیں، یہ جگہ کا نام ہے، اس کے بادشاہ کا بھی عدم تعاون، یہ سب صلیبی جنگوں کے ناکامی کے اسباب بنے۔ ابھی دیکھیں بچوں، اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ صلیبی جنگوں کے کیا ہے، صلیبی جنگوں کی وجوہات کیا ہیں، صلیبی جنگوں کے نتائج کیا ہیں، تو یہ آپ نے پوائنٹ میں لکھنا ہے اور یقینی طور پر اس قسم کے سوالات بورڈ میں پوچھے ہی جائیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صلیبی جنگ کے نتائج کیا ہوئے، جب یہ جنگیں ہوئیں تو اس کے نتائج کیا ہوئے۔ چند مورخین کا خیال ہے، مورخین یعنی تاریخ داں، تاریخ لکھنے والے، تو مورخ کی جمع ہے مورخین، تو ان کا خیال ہے کہ صلیبی جنگوں نے یورپ میں جاگیرداری نظام کو ختم کر دیا۔ جو فیوڈلزم ہے، جاگیردارانہ نظام جسے ہم فیوڈلزم کہتے ہیں، اسے ختم کر دیا۔ پوپ پر یقین اور اعتماد کا زوال شروع ہو گیا۔ وسطی ایشیا کے ساتھ جو رابطے تھے اس کی وجہ سے تجارت میں اضافہ ہوا اور نئی راہیں کھول دی گئی، یعنی یورپ جو ہے وہ وسطی ایشیا سے جڑنے لگا۔ اٹلی اور جرمنی شہروں کے لیے نئے تجارتی راہیں کھل گئیں۔ تاجروں کی ایک نئی جماعت کا عروج ہو گیا۔ یورپی جنگیں بہت ساری تبدیلیوں سے گزر رہی تھی۔ یورپی اقوام نے قلعے بنائے، انتظام کرنے میں مہارت ملی، فوجی چوکیاں بنیں، پلوں کی تعمیرات کی گئی، قلعوں کی تعمیرات کی گئی، دشمنوں کے راستوں کی تباہی وغیرہ مہارت حاصل کی۔ یورپی بادشاہوں نے نیا ٹیکس شروع کیا جسے شاہی خزانے میں براہ راست شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یورپ نے نئی اقسام کے پودے، پھل، خوشبو، عطر، مختلف طرز کے لباس، شکر، ریشم اور صوتی ملیں، اس کے علاوہ مسالے، ادویاتی جڑی بوٹیاں اور دیگر چیزوں سے متعارف ہوئے۔ صلیبی جنگوں کے طویل اوقات کے دوران یورپی باشندے عربوں کے ساتھ رابطے میں آئے اور کئی نئے مضامین سے ان کا تعارف ہوا، اور یورپی لوگوں نے بہت سارے عربی الفاظ بھی سیکھ لیے جو عربی الفاظ ہیں وہ علم کیمیا اور موسیقی میں اور تجارت میں استعمال ہوتے تھے۔ تو غرض یہ صلیبی جنگ کے نتائج ہوئے ہیں۔ تو بچوں، یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا پہلا پوائنٹ ختم کر لیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو اس کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ اس سے متعلق اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ ہم کو رابطہ کر سکتے ہیں۔